गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। हमने फिजिक्स में एक चैप्टर ऑप्टिक्स का पढ़ा, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में सब कुछ जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म, लेंस और सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, नेत्र आदि कुछ पढ़ा। अब उसी यूनिट का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। ये होगा तरंग प्रकाश की। अब इस तरंग प्रकाश की में क्या क्या हम इसमें टॉपिक स्टडी करेंगे और कैसे हम इसमें स्टडी करेंगे। इसमें हम पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है, वो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश की प्रकृति पढ़ेंगे इसमें हम। और इसमें ये पढ़ेंगे कि प्रकाश किस रूप में संचरित होता है। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे ये जो प्रकाश की प्रकृति थी, वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मतभेद प्रस्तावित किए, पारित किए और बताया कि प्रकाश किस रूप में संचरित होता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे तरंगाग्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे तरंगाग्र के प्रकार पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की तरंगाग्र द्वारा व्याख्या। उसके बाद में आता है प्रकाश का व्यतिकरण, अध्यारोपण का सिद्धांत। उसके बाद में आता है यंग का द्विसृष्टि प्रयोग। उसके बाद में आता है निम्नलिखित और उत्कृष्ट तरंगिकाएं या फ्रिंजें। उसके बाद में आता है विवर्तन, और विवर्तन होता है एकल झिर्री विवर्तन और दो झिर्री विवर्तन। उसके बाद में हमारे आता है, जैसे मान लो हमने पढ़ा पोलराइड, प्रकाश का ध्रुवण और ध्रुवण तल, मेलस का नियम, सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम वन बाय वन एक एक टॉपिक लेके चलते हैं। पहला होता है हमारे पास में प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है और किस प्रकार की हम इस प्रकाश की प्रकृति को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। जो प्रकाश की प्रकृति होती है, मैंने कहा लास्ट चैप्टर में ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में ये पढ़ा था कि प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है, रूप है, एक ऊर्जा ही है। फिर इसने न्यूटन, पहला वैज्ञानिक था न्यूटन। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये जो प्रकाश है ये कणों के रूप में क्या करता है, संचरित करता है। किसके रूप में, कणिकाओं के रूप में। कणिकाएं होती हैं, उन कणिकाओं के रूप में क्या करता है, ये संचरित करता है, गमन करता है। इसने ये भी कहा कि प्रकाश जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो ये कणों के रूप में क्या होता है, संचरित होता है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार केवल प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या की गई। इस सिद्धांत से हम केवल और केवल प्रकाश के परावर्तन के बारे में और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में ही पढ़ सके, जबकि प्रकाश के विवर्तन व व्यतिकरण की व्याख्या नहीं की जा सकी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि जो न्यूटन ने अपना सिद्धांत प्रकाश के बारे में प्रतिपादित किया था, उस सिद्धांत के आधार पर केवल और केवल प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, इनकी व्याख्या की गई, जबकि प्रकाश के विवर्तन, व्यतिकरण की व्याख्या नहीं की गई। उसके बाद में जो दूसरा वैज्ञानिक आया, हाइगेन था। हाइगेन का, ऐसे कहते हैं, हाइगेन के अनुसार जो प्रकाश था वो कैसा था? हाइगेन ने कहा कि जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है तो वह केवल और केवल तरंग के रूप में गमन करता है। तरंग भी कितने प्रकार की पढ़ रखी है आपने? 2 प्रकार की पढ़ रखी है, एक अनुदैर्घ्य और एक अनुप्रस्थ। इसने ये कहा कि जब भी प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करेगा तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में क्या करेगा? गमन करेगा। किसके रूप में? प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होता है। ये किसने कहा? हाइगेन ने कहा। अब बात ये आती है कि जब अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में प्रकाश संचरित करेगा तो अनुदैर्घ्य तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। और इस के आधार पर हाइगेन ने ईथर नामक सर्वव्यापी एक माध्यम माना। किसने माना? हाइगेन ने एक ईथर नामक सर्वव्यापी माध्यम माना, जिसका जो घनत्व और चाल होती है वो कैसी होती है भाई? ये कह सकते हैं कि इस ईथर नामक जो माध्यम होता है, इस माध्यम की जो प्रत्यास्थता होती है वो अधिक होती है और घनत्व क्या होता है? कम होता है। यानी कि इसकी जो इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता होती है, वो कम होती है और घनत्व क्या होता है? सॉरी, इलास्टिसिटी अधिक होती है तो घनत्व क्या होता है? कम होता है। ठीक है। इसके आगे एक वैज्ञानिक, इसके आगे जो वैज्ञानिक आया वह वैज्ञानिक था, हाँ सॉरी, इसमें ये कह सकते हैं कि जो हाइगेन का तरंग सिद्धांत था, इस हाइगेन के तरंग सिद्धांत से, हाइगेन के सिद्धांत से केवल प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन की व्याख्या की गई, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव व जीमान प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। जो दूसरा पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, हाइगेन का तरंग सिद्धांत, उस तरंग सिद्धांत के अनुसार हमने पढ़ा कि प्रकाश अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में गमन करता है और अनुदैर्घ्य तरंगों के गमन के लिए प्रकाश के ईथर नामक एक माध्यम की आवश्यकता होती है। फिर हमने इसमें यह क्या पढ़ा कि जो हाइगेन के सिद्धांत है, उस हाइगेन के सिद्धांत के अनुसार केवल और केवल प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन की व्याख्या की जा सकती है, परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव और जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। उसके बाद में जो अगला वैज्ञानिक आया, मैक्सवेल, उस मैक्सवेल ने यह कहा कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है? गमन करता है। किसके रूप में करता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, जो निर्वात में प्रकाश के वेग से क्या करता है? संचरित करता है। जो प्रकाश के रूप में क्या करता है? संचरित
करता है। इसने कहा कि प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, जो निर्वात में प्रकाश के वेग से गमन करता है। ठीक है, अब निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है सी, वो कितना होता है? सी बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो गया? प्रकाश का वेग हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला वैज्ञानिक मैक्स प्लांक आया। मैक्स प्लांक, और मैक्स प्लांक ने कहा कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश छोटे छोटे बंडल्स, टुकड़ों के रूप में आता है, जिन्हें पैकेट्स या फोटोन कहते हैं। प्रकाश किस में आता है? बंडल, पैकेट या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। जिन्हें फोटोन कहते हैं। इस जो फोटोन या बंडल से होते हैं, इसकी जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? एच न्यू होती है। ये क्या है? न्यू। और न्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन लैम्बडा होता है। तो क्या हो गया? ई बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा, जहां एच क्या है? प्लांक नियतांक है, जिसका मान 6.62 10⁻⁻34 जूल होता है ऊर्जा। ये सी क्या है? प्रकाश का वेग है, जिसका मान 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। लैम्बडा क्या है? जो प्रकाश फोटॉन्स, बंडल्स या पैकेट्स के रूप में आपतित होता है, उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, तो इन चारों वैज्ञानिकों के मतभेदों के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि जो प्रकाश है वो प्रकाश दो प्रकृति का होता है, एक कणीय प्रकृति और एक तरंगीय प्रकृति। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। प्रकाश कैसे होता है? द्वैत प्रकृति का होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे इसी में, हाइगेन का तरंग सिद्धांत। आगे पढ़ेंगे। हाइगेन का तरंग सिद्धांत। देखो भाई, हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या है और क्या होता है? हमने भी पढ़ा कि हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में क्या करता है? संचरित करता है। और तरंगे कौन सी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है, और इन अनुदैर्घ्य तरंगों के लिए क्या होता है? एक माध्यम, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमने ईथर नामक काल्पनिक सर्वव्यापी माध्यम माना, जिसकी जो इलास्टिसिटी होती है, प्रत्यास्थता होती है, वो अधिकतम होती है और घनत्व क्या होता है? न्यूनतम होता है। इसमें जो प्रकाश की चाल होती है, जो तरंग की चाल होती है, वो क्या होती है? v बराबर √E/d होता है, जहां E क्या है? E बराबर प्रत्यास्थता है, इलास्टिसिटी कह सकते हैं इसको हम, और d बराबर क्या है? डेंसिटी, घनत्व। और ये क्या हो गया? डेंसिटी हो गया, घनत्व हो गया, प्रत्यास्थ और ये घनत्व। ठीक है, अब इसके बारे में हम ये कह सकते हैं
कि जो ये ईथर नामक काल्पनिक सर्वव्यापी माध्यम होता है, इसे सिर्फ और सिर्फ हाइगेंस नामक वैज्ञानिक नहीं तरंग संचरण के रूप में क्या दिया, अहमियत दी और माना। ठीक है, दोबारा सुनो इसको। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक के अनुसार, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि हाइगेंस नामक वैज्ञानिक के अनुसार प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होता है। इन तरंगों के संचरण के लिए हाइगेन ने ईथर नामक काल्पनिक माध्यम की कल्पना की और इस माध्यम का जो प्रत्यास्थता होती है वो अधिकतम होता है और घनत्व क्या होता है, न्यूनतम होता है। इसमें तरंग की चाल का जो मान निकालते हैं वो v बराबर √E/d से हम ज्ञात करते हैं। अब ये कह सकते हैं कि प्रकाश के इस सिद्धांत के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश तरंग प्रकृति का भी होता है। ठीक है, किस प्रकृति का होता है, तरंग प्रकृति का होता है। और जब ये तरंग प्रकृति का होता है तो प्रकाश किस रूप में संचरित करता है, तरंगागर के रूप में संचरित करता है। किसके रूप में करता है, तरंगागर के रूप में करता है। यहां लिखेंगे अतः स्पष्ट होता है कि प्रकाश तरंगाग्र के रूप में संचरित होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फिर तरंगाग्र। तरंगाग्र किसे कहते हैं। अब देखो भाई, किसी भी माध्यम में हमने एक बिंदुपथ खींचा, किसी भी माध्यम में एक हमने वक्र खींचा, बिंदुपथ खींचा। इस वक्र का या इस बिंदुपथ का खींचे गए वक्र या बिंदुपथ का प्रत्येक बिंदु, माध्यम का प्रत्येक बिंदु एक समान कला में कंपन करता है, वाइब्रेट करता है। या ऐसे कहें कि समान कला में कंपन करते हुए बिंदुओं के बिंदुपथ को, जैसे मान लो हमने बिंदुपथ मान लिया, ये बिंदु हो गई, ये बिंदु हो गई, ये बिंदु हो गई, ये बिंदु हो गई, ये बिंदु, ये एक माध्यम की बिंदुएं हैं। किसकी मान रहे हैं, माध्यम की बिंदुएं। भाई ये कोई माध्यम है और इस माध्यम में ये अनेक बिंदुएं हैं और सभी ये बिंदुएं समान कला में क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, कंपन करती हैं। ये सभी बिंदुएं समान कला में कंपन करती हैं। तो इन बिंदुओं के बिंदुपथ को, इन बिंदुओं के बिंदुपथ को हम क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहेंगे। समझ में आया। ये जो तरंगाग्र होता है, इस तरंगाग्र की जो दिशा होती है वो सदैव प्रकाश संचरण की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है। जैसे मान लो ये तरंगाग्र हो गया, इसकी प्रकाश संचरण की दिशा हो गई, ये ए बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, बी बिंदु हो गया। तो इसकी जो तरंगाग्र की दिशा होगी वो इसकी क्या होगी, लंबवत होगी। लंबवत तल के लंबवत ऊपर की ओर, तल के लंबवत नीचे की ओर हो सकती है, लेकिन प्रकाश संचरण की दिशा में नहीं होगी, केवल इसकी क्या होगी, लंबवत होगी। क्लियर। तो इसमें प्रकाश संचरण की दिशा किधर है, ए से बी की ओर, और लंबवत तरंगाग्र कैसे हो गया, ए और बी के तल के लंबवत ऊपर और नीचे की ओर। ठीक है। अब ये जो प्रकाश स्रोत होता है, उस प्रकाश स्रोत के आकार के आधार पर तरंगाग्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि स्रोत के, प्रकाश स्रोत के आधार पर, यहां हेडिंग डाल दें अपन, प्रकाश स्रोत के आकार के आधार पर तरंगाग्र। अब ये प्रकाश स्रोत के आकार के आधार पर तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो मैं प्रकाश स्रोत को मान के चल रहा हूं, पहला संकीर्ण हो, मतलब बिंदुवत हो। प्रकाश स्रोत क्या हो,
संकीर्ण हो या बिंदुवत हो, इस प्रकाश में हमने बिंदुवत माना तो तरंगाग्र आएगा वो कैसा आएगा भाई, गोलीय तरंगाग्र आएगा। कौन तरंगाग्र आएगा, गोलीय तरंगाग्र आएगा, स्फेरिकल आएगा। यदि ये कहें कि जो प्रकाश स्रोत है वो प्रकाश स्रोत बिंदुवत ना हो और कैसा हो, बेलनाकार हो, कैसा हो, बेलनाकार हो, तो कैसा आएगा इसमें, बेलनाकार तरंगाग्र आएगा। कैसा आएगा, बेलनाकार तरंगाग्र आएगा। फिर ऐसे कहें कि उन जो प्रकाश संकीर्ण बिंदु थी उस प्रकाश संकीर्ण बिंदु और के मध्य दूरी बढ़ा दी जाए, प्रकाश संकीर्ण बिंदु की मध्य दूरी क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो तीसरा आएगा समतल तरंगाग्र आएगा। कैसा आएगा, समतल तरंगाग्र आएगा। अब इसको हम ये कह सकते हैं, गोलीय तरंगाग्र किसे कहेंगे, जैसे मान लो ये संकीर्ण बिंदु हो गई, ये इसके लंबवत इधर की ओर तरंग निकल रही है, लंबवत इधर की ओर निकल रही है, लंबवत इधर की ओर और इधर की ओर निकल रही है। तो इन बिंदुओं के बिंदु पथ को जब हम मिलाएंगे तो प्राप्त ये तरंगाग्र कैसा होगा रे, गोलीय तरंगाग्र होगा। होगा कि नहीं होगा। ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। ये क्या है, प्रकाश स्रोत है। बात आती है बेलनाकार की। एक प्रकाश स्रोत ये हो गया, एक संकीर्ण बिंदु ये होगी, एक संकीर्ण बिंदु ये होगी, दूसरा प्रकाश ये हो गया। यहां से प्रकाश स्रोत ऐसे आ गया, इस तरीके से ऐसे आ गया और यहां पर आ गया। तो ये जो प्रकाश स्रोत है, ये वाला प्रकाश स्रोत, ये प्रकाश स्रोत बेलनाकार दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेलनाकार तरंगाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, बेलनाकार तरंगाग्र कहेंगे। दूसरी बात यह आती है समतल तरंगाग्र क्या होता है। तीसरा यहां पर पढ़ेंगे अपन, समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र में क्या होता है, जैसे मान लो ये प्रकाश स्रोत ले लिया मैंने यहां पर और यहां से इसकी दो मैंने बिंदु स्लैट ले ली, दो समतल पट्टिकाएं ले ली। इन समतल पट्टिकाओं को हमने ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में इनके मध्य दूरी क्या है, दूरी को बढ़ा के लेके चल रहे हैं। तो क्या आएगा, जैसे मान लो यहां से प्रकाश इस पर आएगा, इस पर आया आपतित होगा तरंग के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। तो यहां से इन दोनों की दूरी बढ़ा दी गई, तो यहां से जो प्रकाश तरंग के रूप में बाहर की ओर निकलेगा वो प्रकाश किसके रूप में आएगा, समतल तरंगाग्र के रूप में ही आएगा। किसके रूप में आएगा, समतल तरंगाग्र के रूप में आएगा। तो ये क्या कहलाएगा, सारा समतल तरंगाग्र कहलाएगा। ये तरंगिकाएं हो गई सभी, और ये क्या हो गया, समतल तरंगाग्र हो गया, समतल तरंगाग्र हो गया। ठीक है। उसके बाद में जब हम पढ़ते हैं तो अगला टॉपिक आएगा हमारा हाइगेन का द्वितीय कणिकाओं का सिद्धांत। आगे हम पढ़ेंगे हाइगेन का द्वितीय तरंगी काएं या कणिकाएं का
सिद्धांत, हाइगेन के द्वितीय तरंगिकाएं या कणिकाएं का सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत क्या होता है। मैंने बना लिया एक प्रकाश स्रोत बनाया। ये क्या है? प्रकाश स्रोत। ठीक है। इस प्रकाश स्रोत के लिए मैंने एक पर्दा ले लिया ए और बी। यहां से प्रकाश तरंग के रूप में आपतित हुआ। एक तो यहां पर आपतित हो गया, एक यहां पर आपतित हो गया, दूसरा तीसरा प्रकाश हम मान के चल रहे हैं यहां पर आपतित हो गया। क्लियर? यहां से हम ये मान के चलते हैं कि जब प्रकाश यहां पर आपतित होता है तो जिस बिंदु पर आपतित होता है उस बिंदु पर जो कणिकाएं उत्पन्न होती हैं वो कणिकाएं एक नए प्रकाश स्रोत की भांति क्या करती हैं? व्यवहार करती हैं। किसकी भांति व्यवहार करती हैं? एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करती हैं। तो जो ये AB है, ये AB क्या कहलाएगा? प्राथमिक तरंगाग्र कहलाएगा। किनके कारण? इन तरंगिकाओं के कारण। अब ये जो तरंगिकाएं होती हैं, ये तरंगिकाएं एक नए प्रकाश स्रोत की भांति क्या करती हैं? व्यवहार करती हैं। जैसे ये मान के चलो हमने ये प्रकाश संकीर्ण प्रकाश स्रोत ले लिया, तो ये संकीर्ण जो प्रकाश स्रोत है इससे हमारे पास में बन गया प्राथमिक तरंगाग्र AB बन गया। ठीक है। उसके पश्चात हमारे पास में ये 3 तरंगिकाएं बसती हैं और ये तीनों तरंगिकाएं एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करती हैं। जिस तरीके से ये प्रकाश स्रोत तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है, उत्पन्न करता है, उसी तरीके से ये तीनों भी एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेंगे। ये तीनों नए तरंगिकाएं उत्पन्न करेंगे। तो यहां से मैंने इसकी तरंगिकाएं उत्पन्न करवा दी और एक सर्कल बना दिया। ऐसे क्या बना दिया? सर्कल बना दिया, वृत्त बना दिया। ठीक है। ये क्या हो गई? तरंगिकाएं उत्पन्न कर रहा है। तो ये सर्कल पर जब तरंगिकाएं उत्पन्न कर रहा है तो ये तरंगिकाएं कहलाएंगी द्वितीय तरंगिकाएं। क्या कहलाएंगी? द्वितीय तरंगिकाएं कहलाएंगी। और इन तरंगिकाओं से जो प्राप्त तरंगाग्र होता है उस तरंगाग्र को हम क्या कहेंगे? द्वितीय तरंगाग्र कहेंगे। ये आ गया तरंगाग्र एक, ये आ गया। इसे हमने A' और B' कह दिया। इन तरंगिकाओं को तो हम कहेंगे द्वितीय तरंगिकाएं, और ये जो A' B' है उसे हम कहेंगे द्वितीय तरंगाग्र कहेंगे। मतलब ये हुआ कि इन तरंगिकाओं से आगे प्रकाश और जाएगा तो वहां पर तृतीय तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी, अनेक तरंगिकाएं और उत्पन्न होंगी और अनेक उत्पन्न तरंगिकाएं नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगी। तो वहां से तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी और वहां से क्या बनेगा? तरंगाग्र बनेगा। तो प्रकाश पहला तरंगाग्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे n तरंगाग्र। इस तरीके से हाइगेन्स नामक वैज्ञानिक ने यह कहा कि जो प्रकाश है वो प्रकाश तरंगाग्र के रूप में गमन करता है। जैसे पहला तरंगाग्र, द्वितीय तरंगाग्र, और इसे हमने क्या कह दिया? हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहा। इसे क्या कहा? हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत कहा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? उसके पश्चात हम पढ़ेंगे इसमें हाइगेन के सिद्धांत से समतल पृष्ठ पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। ये करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।